हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत में कृषि नामक चैप्टर का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने कृषि से जुड़ी कुछ सामान्य बातें देखी थी, जैसे कि फसलों को किस आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कि ऋतु के आधार पर या फसलों के उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर। इसके साथ ही हमने भारत की 15 प्रमुख फसलों के बारे में बहुत डिटेल में देखा था। आज के भाग में हम भारत में होने वाली अलग अलग कृषि के प्रकारों, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांतियां हुई है, साथ ही कृषि क्षेत्र में सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही है उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम देखते हैं कि भारत में कृषि या खेती के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है निर्वाह कृषि। नाम से ही समझ में आता है कि इस प्रकार की कृषि का मेन उद्देश्य होता है अपने और अपने परिवार का निर्वहन करना। चूंकि इसका उद्देश्य सिर्फ निर्वाह करना ही है, इसलिए इसमें खेत के आकार बहुत छोटे छोटे होते हैं और खेत पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो परिवार के लोग ही होते हैं। साथ ही पशुओं के माध्यम से ही खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती में जमीन के छोटे छोटे भाग होते हैं और इन छोटे छोटे भागों पर पशुओं और परिवार की मदद से खेती की जाती है। इसमें पुराने तरीके और उपकरण बहुत ही साधारण होते हैं, जैसा कि इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि ये लकड़ी के हल और बैल के माध्यम से ही खेतों की जुताई हो रही है। भारत में चूंकि अधिकांश किसान बहुत छोटे हैं और उनके पास जमीन 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम है, इसलिए भारत में अधिकांश किसान इसी पद्धति से ही खेती करते हैं और जितना भी उत्पादन होता है, जितनी भी फसल या उपज होती है, वो किसान और उसके परिवार के निर्वहन के ही काम आ जाती है और अगर थोड़ी बहुत बचे तो वो आसपास के बाजारों में ही बेच दी जाती है। दूसरा प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि में नकदी फसलों को लगाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो है लाभ कमाना। इसमें भूमि बहुत बड़ी बड़ी होती है, पूंजी बहुत ज्यादा लगती है, फसल जो है वो बहुत लंबे समय तक चलती है और एक तरह से उद्योग की तरह इसमें काम होता है। इसमें मेन फसल जो है वो है चाय, कॉफी, रबर, नारियल, ये सारी फसलें। तो एग्जाम के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि रोपण कृषि में मुख्यतः नकदी फसलें या वो फसलें जो कि लाभ बहुत ज्यादा देती हो उनको उगाया जाता है, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर, नारियल, मसाले। इसमें भूमि या खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, पूंजी बहुत ज्यादा लगती है, अत्याधुनिक कृषि मशीनरी लगती है और श्रमिक भी बहुत ज्यादा लगते हैं। भारत में खेती का तीसरा प्रकार है झूम कृषि या जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके अलावा इसे काटो और जलाओ और बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें वनस्पति को काट दिया जाता है, फिर कटी हुई वनस्पति को जला दिया जाता है। जलने से जो राख प्राप्त हुई वो वही जमीन पे डाल दी जाती है, जो कि उर्वरक के रूप में काम करती है और उस जगह पर 2-3 सालों तक खेती की जाती है। 2-3 साल बाद जब जमीन का उपजाऊपन कम होने लगता है तो उस जमीन को छोड़कर फिर नई जमीन को ढूंढा जाता है और यह पूरा प्रोसेस फिर दोहराया जाता है। तो इस प्रकार की खेती जो है वो अति प्राचीन खेती है। जनजातीय समूह के लोग, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग आज भी ये खेती करते हैं। तो एग्जाम के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि इसे काटो और जलाओ और बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। ये कृषि की अति प्राचीन पद्धति है। इसमें जमीन के एक भाग को साफ कर दिया जाता है। 2-3 वर्षों के बाद जब उस जमीन की उर्वरता कम हो जाती है, तब उस जमीन को त्याग कर नई जमीन की तलाश में फिर ढूंढा जाता है, नई जमीन की तलाश में घूमा जाता है। यह खेती अभी भी उत्तरी पूर्वी भारत में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की जनजातियों में बहुत बड़े स्तर पर अपनाई जाती है। खेती का नेक्स्ट रूप है चक्र कृषि। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें
एक ही फसल की बजाय अलग अलग फसलों को चक्रीय रूप में लगाया जाता है। मतलब कि साल के कुछ समय एक फसल, दूसरे समय में दूसरी फसल और तीसरे समय में तीसरी फसल, ऐसे करके अलग अलग प्रकार की फसल लगाई जाती है ताकि जमीन का उपजाऊपन बरकरार रहे। तो चक्र कृषि क्या होती है? इसमें विभिन्न फसलों को चक्रीय रूप से उगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता ज्यादा समय तक बनी रहे और किसी पोषक तत्व की ज्यादा कमी न हो। कृषि का नेक्स्ट फॉर्म है कार्बनिक खेती, या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाम से ही समझ में आता है कि इसमें केमिकल उर्वरक और केमिकल कीटनाशकों का उपयोग या तो बिल्कुल नहीं किया जाता है या बहुत कम किया जाता है। इसमें पशुओं के गोबर और मल मूत्र को ही एक तरीके से उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो कार्बनिक खेती मतलब रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग या तो एकदम बंद या एकदम कम। तो फिर भूमि की उपजाऊपन या उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? उसको बनाए रखने के लिए फिर फसल चक्र को अपनाया जाता है, हरी खाद को अपनाया जाता है जो कि वनस्पतियों और जीव जंतुओं के मलमूत्र से बनती है। कंपोस्ट खाद का भी यूज किया जाता है। खेती का ये वाला जो रूप है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो सबसे ज्यादा सिक्किम में होता है और सिक्किम में इतना ज्यादा हुआ है कि उसे ऑर्गेनिक स्टेट कहते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही की जाती है और इसके लिए रासायनिक उर्वरकों की बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य है, पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, तो नाम आएगा सिक्किम। वहां पे पूर्ण रूप से जैविक खेती ही की जाती है। नेक्स्ट है अपनी जीरो बजट प्राकृतिक खेती, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा नई तरह की, बहुत ज्यादा उन्नत तरह की है। प्राकृतिक खेती मतलब हम केमिकल का यूज ना करें बल्कि गाय के गोबर, पशुओं के मल मूत्र, इनका ही यूज करें। दूसरा है जीरो बजट। जीरो बजट मतलब पैसा नहीं लगेगा। तो पैसा कैसे नहीं लगेगा? क्योंकि खेत में जितने भी इनपुट दिए जाने हैं वो खेती से ही प्राप्त होंगे या पशुओं से ही प्राप्त होंगे। बाजार से कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो यही है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। तो ये रसायन मुक्त खेती है। इसमें कृषि पे जो लागत लगती है, जैसे कि उर्वरक लाना है, कीटनाशक लाना है, ये सब नहीं लाए जाते हैं तो लागत फिर शून्य हो जाती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इसमें कुछ घटक है, जैसे कि पहला घटक है जीवामृत। नाम से समझ में आता है कि गाय का गोबर, गौमूत्र व अन्य जैविक पदार्थों का घोल बनाया जाता है और उस घोल को फिर जमीन पर, भूमि पर, मृदा में छिड़का जाता है ताकि भूमि की, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहे। तो उस घोल को क्या कहते हैं? जीवामृत। दूसरा है बीजामृत। तो जो बीज होते हैं उनको गाय के गोबर, गौमूत्र और खेत की मिट्टी से उनका शोधन किया जाता है ताकि उनका उपजाऊपन बढ़े। तीसरा है मल्चिंग। खेतों पर हल के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई ना करके बल्कि जो भी फसल अवशेष बचे हैं, जो वनस्पति अवशेष बचे हैं, उनको मिट्टी पर ही डाल देना ताकि एक तो पानी की मात्रा वाष्पोत्सर्जन के कारण कम न हो और दूसरा मिट्टी का अपरदन न हो। चौथा जो इसका घटक है वो है वाफास, मतलब सिंचाई की जगह पर मिट्टी में नमी और वायु को महत्व देना। सिंचाई को कम महत्व देना बल्कि प्रयोग यह करना कि मिट्टी की नमी कैसे भी करके बरकरार रहे। तो यह था अपना जीरो बजट प्राकृतिक खेती और खेती के भारत में अलग अलग प्रकार। इसके बाद हमें देखना है कि भारत में खेती के कुछ विशेष प्रकार होते हैं। मतलब किसी फसल विशेष की जब बहुत ज्यादा खेती की जाती है तो उसको कुछ नाम दे दिया जाता है। जैसे कि विटिकल्चर किसे कहते हैं? जब अंगूर की खेती बहुत ज्यादा हो
उसको कहते हैं विटिकल्चर। पिसीकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन और मछली उत्पादन ज्यादा हो रहा हो तो उसे पिसीकल्चर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पिसीकल्चर किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो जवाब होगा मछली से संबंधित है। फिर है मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर समुद्री जीवों के पालन से, समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फलों से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन या शहद के उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एपीकल्चर क्या है? तो ये मधुमक्खी या शहद उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के जो कीट होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जैसा ही एक शब्द है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर जो है वो वनों के संरक्षण और वनों के उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो पेड़ या वनों से संबंधित है। और एक आता है वर्मीकल्चर जो कि केंचुओं के पालन से संबंधित है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। अब हमें देखना है कि भारत में कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां हुई है। क्रांतियां मतलब कि उन फसल के उत्पादन में या उन उत्पादों के उत्पादन में भारत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। जैसे कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किस चीज से रिलेटेड है? ये खाद्य उत्पादन से संबंधित है। मुख्य रूप से गेहूं या चावल के उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है, उसे कहा जाता है श्वेत क्रांति। एक है सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। ये फलों और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नीली क्रांति। तो नीली क्रांति से आपको इमेजिन करना है पानी, और पानी में रहती है मछली। तो मछलियों का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसे कहते हैं नीली क्रांति। फिर है पीली क्रांति। तो ये तिलहन के उत्पादन से, जिन प्रोडक्ट से तेल मिलता है उनका उत्पादन बढ़ा तो उसे कहा गया पीली क्रांति। फिर आता है गुलाबी क्रांति। ये प्याज उत्पादन से संबंधित है। इन सारी क्रांतियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो कि खाद्य उत्पादन से संबंधित है, मुख्य रूप से गेहूं या चावल से संबंधित है। भारत में जो हरित क्रांति हुई वो 1966-67 के दौरान हुई, यानी कि आज से करीब करीब 50 से ज्यादा साल से पहले। भारत में हरित क्रांति के जनक जिन्हें माना जाता है वो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नाम होगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। लेकिन पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? उनका नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्होंने एक बौनी किस्म, एक गेहूं की बौनी किस्म की इजाद किया जो कि ज्यादा पैदावार दे सकती थी और रोगों से अच्छे तरीके से लड़ सकती थी। इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है पूरे विश्व में। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है। इस हरित क्रांति में हुआ क्या? जो क्षेत्र, चाहे वो सिंचाई वाले क्षेत्र हो, चाहे वहां पे सिंचाई की इतनी ज्यादा सुविधा उपलब्ध न हो, वहां पर फसलों का, मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई गेहूं की इस बौनी किस्म के माध्यम से। ये कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर इन फसलों का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति को मुख्य रूप से देखा गया। इस हरित क्रांति के कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए, कुछ फायदे भी हुए, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव, कुछ नुकसान भी हुए। फायदे क्या क्या हुआ? कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, इस कारण किसानों की उन्नति हुई और साथ ही इतना ज्यादा फसलों का पैदावार हुआ कि हम अब दूसरे देशों पर कम डिपेंडेंट रहने लगे, हम आत्मनिर्भर बनने लगे। ग्रामीणों को बहुत ज्यादा रोजगार मिला
और देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई। जहां जहां पे हरित क्रांति हुई या ज्यादा हुई, वो क्षेत्र विकसित हो गए, और जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति नहीं हुई, वो क्षेत्र थोड़े विकास के मामले में पीछे रह गए। भौम जल स्तर में कमी हुई। जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति हुई, वहां पर चूंकि फसल उत्पादन ज्यादा करना है, तो भूमि से ज्यादा पानी निकाला गया। इस वजह से उन क्षेत्रों में भौम जल स्तर में कमी आई। चूंकि फसल उत्पादन के लिए उर्वरकों का, कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, इसलिए मिट्टी का प्रदूषण हुआ, साथ ही पर्यावरण में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ। तो हरित क्रांति से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हमें देखने हैं। अब हम देखते हैं भारत में कृषि से जुड़ी हुई कुछ संगठन। पहला संगठन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ICAR। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संगठन है, एक बॉडी है, जो कि कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करता है और अनुसंधान करता है। साथ ही ये कृषि से जुड़ी शिक्षा का फैलाव भी करता है। इसकी स्थापना आजादी से करीब 20 साल पहले यानी कि 1929 में हो चुकी थी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दूसरा संगठन है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम काम क्या करता है? ये खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद करता है, उनको बड़े स्तर पर भंडारण करता है, वितरण करता है, और जरूरत पड़ने पर आम जनता में बिक्री भी करता है। इसकी स्थापना 1964 में आजादी के करीब 15-20 साल बाद हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह अलग सा मंत्रालय है जिसका नाम है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चूंकि ये खाद्य पदार्थों का वितरण करता है, इसलिए यह सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय खाद्य निगम, जिसे FCI भी कहते हैं, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना कि वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यदि किसान की फसल किसी वजह से खराब हो जाए, तो अगर उस किसान ने फसलों का बीमा करवा रखा है, तो सरकार उसकी फसल खराब होने के एवज में उसे कुछ पैसा देगी। इसी योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2016 में आई थी। किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य हमने बात कर ली है कि चाहे प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे कीड़े लग जाए, चाहे बीमारी आ जाए, प्रतिकूल मौसम आ जाए, और इनकी वजह से यदि किसान की फसल खराब हो जाती है, तो इस मामले में वित्तीय सुरक्षा देता है किसानों को ये वाली योजना। एक और चीज है जिसका नाम है ई-नाम, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह योजना 2016 में आई थी। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसमें होता क्या है? इसमें किसान जो अपना कृषि उत्पादन करते हैं, उसको बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। भारत में जितनी भी APMC मंडियां हैं, जहां पर किसान लोग जाके अपना उत्पाद बेच सकते हैं, उन सारे मंडियों को एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, ताकि किसान भारत में किसी भी जगह अपने उत्पाद को बेच सके। तो ये कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। APMC यानी कि एक तरह से मंडियां, उन मंडियों को एकीकृत करके कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार का विकास करता है। ये ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके अलावा अंत में हम देखते हैं एक आंदोलन हुआ था आजादी के आसपास, जिसका नाम है भूदान आंदोलन। यानी कि
जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनसे आग्रह किया गया कि वो अपनी जमीन का हिस्सा उन लोगों को दे जिनके पास जमीन नहीं है, जो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो यह आंदोलन 1951 में आजादी के बाद शुरू हुआ था। इसको शुरू करने वाले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और इसमें किया क्या गया? स्वैच्छिक रूप से भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार मतलब कि जो लोग भूमिहीन है या जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, उन्हें अपनी भूमि दान की जाए। इसे ही कहा जाता है भूदान या भूमि सुधार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो जवाब होगा विनोबा भावे। इसमें क्या किया गया? इसमें स्वैच्छिक रूप से उन लोगों को भूदान, भूमि का दान दिया गया जिनके पास जमीन नहीं है, जो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो ये थी कृषि से जुड़ी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।